डियर फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में आज मैं कुछ आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। दुनिया की तमाम अक़वाम और ज़बानों की तारीख़ आपस में मिलती जुलती है। जिस तरह उर्दू ज़बान एक लश्करी ज़बान है, इसी तरह अंग्रेज़ी भी एक लश्करी ज़बान है। दुनिया में अब कोई भी नस्ल और कोई भी ज़बान खालिस नहीं है। अंग्रेज़ी ज़ुबान में बहुत सी डेफिशिएंसीज़ हैं, इसके बावजूद अंग्रेज़ी ज़ुबान पूरी दुनिया पे छाई हुई है, क्योंकि उसके अंदर कुछ वीकनेस होने के साथ-साथ कुछ स्ट्रेंथ्स भी हैं। इंग्लिश की अगर वीकनेस देखी जाए, सबसे ज़्यादा जो अहम है, वो इसके स्पेलिंग है। और स्पेलिंग का कोई कायदा नहीं है। इसके बारे में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं और अक्सर पूछते भी हैं। अंग्रेज़ी ज़ुबान की कई परतें और कई तहें हैं। अंग्रेज़ी असल में जर्मैनिक लैंग्वेज है। जर्मैनिक लैंग्वेज जो है, उसमें वेस्ट जर्मैनिक में जो सबसे अहम ज़ुबान है, वो अंग्रेज़ी ही है। अपनी साख्त और अपने तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से ये जर्मन लैंग्वेज से मुशाबहत रखती है और इसकी बेसिक वोकैबुलरी जो है, वो सेल्ट या केल्टिक से है। केल्ट बरतानिया के असल बाशिंदे थे, जिस तरह के हिंदुस्तान के द्राविड़ थे, जिनको आर्यंस ने धकेल कर जनूबी हिंद की तरफ मुंतकिल कर दिया और मुंतशिर कर दिया। इसी तरह इंग्लैंड पर नॉर्थ से वाइकिंग्स भी आए हैं, जूट्स भी आए हैं, एंगल्स भी आए हैं, तो सैक्सन भी आए हैं। ये मुख्तलिफ़ कबाइल जो है, बड़े ताकतवर और स्ट्रॉन्ग थे और ये सब जर्मन ट्राइब थे। इन्होंने यहाँ के मकामी बाशिंदों को धकेल कर आयरलैंड की तरफ मुंतशिर कर दिया। आयरलैंड के जो असल बाशिंदे हैं, वो खालिस अंग्रेज़ी के हामिल हैं। इसके बाद 400 साल के करीब इस पर रोमन्स का कब्ज़ा रहा है। रोमन एक अस्करी कौम थी, एक फ़ौजी लड़ाका कौम थी। है वॉल ऑफ एड्रियन तक जो है ना, वो फैले रहे हैं और उन्होंने सड़कें बनाई। तो जितने भी बिल्डिंग्स के बारे में बेसिक अल्फाज हैं, एक्विडक्ट है जैसे, वो सब के सब जो हैं, और जो मिलिट्री के बारे में अल्फाज हैं, जैसे गैरिजन है, कैंटोनमेंट है, ये सब लैटिन से आए हैं। तो इसलिए पहली तह जो केल्टिक या सेल्टिक की है, दूसरी तह जो है वो रोमन यानी लैटिन लैंग्वेज की है। इसके बाद जब रेनेसांस हुआ, तो क्लासिकल लैंग्वेज ग्रीक को पढ़ने का बहुत शौक़ हुआ और फिर लैटिन जो है वो फ़ौजी असर की बजाय लिटरेरी असर के ज़रिए शामिल हो गई। इसके बाद जो क्रिश्चियन राहब थे या क्रिश्चियन फादर थे, वो आए तो उनकी ज़ुबान भी लैटिन थी। आप कह सकते हैं कि अंग्रेज़ी उर्दू की तरह इंडो यूरोपियन है। उर्दू तो है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, लेकिन इसकी वोकैबुलरी अरबी और है, बहुत ज़्यादा अल्फाज अरबी के हैं, सेमेटिक हैं। इसी तरह
अंग्रेज़ी जो है वो स्ट्रक्चर के एतबार से तो जर्मैनिक है, लेकिन वोकैबुलरी के एतबार से रोमांस लैंग्वेज में आती है, यानी उसके अंदर लैटिन, फ्रेंच। इसके बाद जब बरतानिया को नॉर्मन्स ने फ़तह किया, जो फ्रांसीसी थे, अल्फ्रेड द ग्रेट जिसको, और इसके बाद एक और थे विलियम द कंक्वरर। इन्होंने जब फ़तह किया तो फिर फ्रेंच का बहुत ज़्यादा असर हुआ, और फ्रेंच असल में लैटिन स्टॉक की ज़ुबान है, तो लैटिन का अंग्रेज़ी पर कई हवालों से बहुत असर है। इसलिए जब अल्फाज की इतनी समतें और इतनी तहें आ गई अंग्रेज़ी पर, तो अंग्रेज़ी स्पेलिंग में बिगाड़ पैदा हो गया। और जर्मैनिक लैंग्वेज के अंदर जो बुनियादी खसूसियत है कि उसमें इनिशियल स्ट्रेस पाया जाता है, यानी वो स्ट्रेस बेस्ड है। लैटिन और ग्रीक जो है वो क्वांटिटी है उसमें, यानी उसमें स्ट्रेस जो है वो फिक्स होता है। अल्टीमेट होगा यानी आखिरी लफ्ज़ पे स्ट्रेस होगा, या पेनल्टीमेट होगा आखिरी के बाद वाले पे होगा। अंग्रेज़ी में बुनियादी स्ट्रेस जो है वो शुरू वाले लफ्ज़ों में होता है, लेकिन ये कोई कायदा नहीं है। इसमें जो रेडिकल रूट का जो बेसिक वर्ड है, प्रीफिक्स और सफिक्स को छोड़कर उस पर स्ट्रेस होता है। तो चूँकि अंग्रेज़ी स्ट्रेस बेस्ड लैंग्वेज है, और जब स्ट्रेस दिया जाता है किसी सिलेबल को, तो बाकी स्ट्रेस पर रिडक्शन आ जाती है। रिडक्शन का मतलब है वो वहाँ जो वाउल्स हैं उनकी आवाज़ वीक हो जाती है। जब आवाज़ उनकी वीक हो जाती है, वीक होते होते सिर्फ डिलीट भी हो जाती है। तो जब रिडक्शन ऑफ साउंड होती है तो अल्फाज में स्पेलिंग में बहुत गड़बड़ आ जाती है। फिर अंग्रेज़ी में वाउल शिफ्ट आई हैं, यानी एक वाउल चेंज है, और जैसे ओ था, जैसे डॉग है, ये DOG है। वावल जब इसके अंदर लेवलिंग आई है तो इसको ओ की बजाय आ पढ़ना शुरू कर दी। जैसे डॉग है सही लफ्ज़, हम डॉग नहीं कह सकते, तो ये राउंड से अनराउंड हो गया। इसी तरह फ्लैट वावल जो हैं वो अलमद्दा की तरह यानी लॉन्ग राइजिंग बन गए, तो तलफ़ुज़ का फ़र्क इससे पड़ा। फिर एंग्लो सैक्सन जो वर्ड थे जिसमें जी जो है जब हार्ड होता है तो उसके अंदर एस्पिरेशन पैदा हो जाती है, यानी जी जब हार्ड होता है तो इसका मतलब ये है कि वो गले से निकलता है। जैसे घ घ घोस्ट, इसमें ह शामिल था। तो अब जिन अल्फाज में जैसे नाइट है, इसमें GH जो है वो बोला जाता था नाइट। जो जर्मैनिक लैंग्वेज थी सेक्शन इसको बोलते थे, वो GH साइलेंट नहीं करते थे, वो कहते नाइट। तो जब अंग्रेज़ों ने इसको अडॉप्ट किया तो ग्लटरल, जो ये समझ ले गले से जो गटरल लैंग्वेज थी वो हार्ड लग रही थी, बारबेरियस लग रही थी, इसलिए उन्होंने इसको ड्रॉप कर दिया और GH को साइलेंट कर दिया। इस तरह हम पढ़ते हैं वेयर, वायर, वायर, वैन वगैरह। तो ये भी जर्मैनिक लैंग्वेज थे कि वो जब किसी लफ्ज़ के शुरू में एच आता था, एच जिसको हम कहते हैं, एच आता था तो एच को वो लेबिलाइज्ड कर देते थे। लेबिलाइज्ड का मतलब है गोल कर देना, होंठों को पहले गोल करके फिर पढ़ना। तो जब होंठों और उसके अंदर एस्पिरेशन ले आना, तो वेयर तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था वो बोलना वेयर, तो उसके अंदर एस्पिरेशन आ जाती थी, यानी एच का लफ्ज़ बोला जाता था। तो वाई को लफ्ज़ शुरू में लाने से एच होता था वाई। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एच जो है एच साइलेंट हो गया और WHY। एच वहाँ पर स्पेलिंग में तो रहा लेकिन अपनी वो साउंड जो है खो चुका है। तो सबसे पहले इसकी जितनी भी स्पेलिंग एनामलीज़ हैं, स्पेलिंग डिस्टर्बेंस हैं, वो इसकी तारीख़ का हिस्सा हैं। इसकी बुनियादें हिस्टोरिकल हैं, यानी तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ एक लफ्ज़ आवाज़ देता है। दूसरी बात अहम है कि अंग्रेज़ी का हर लफ्ज़ जो है इंडिविजुअल है,
जैसे सामी ज़ुबानों में इंडिविजुअल लफ्ज़ कोई नहीं होता, हर लफ्ज़ जो है वो रूट से निकलता है, मादे से निकलता है। अंग्रेज़ी में मादे जो हैं वो हिस्टोरिकल सेंस रखते हैं, वो ग्रामेटिकल सेंस नहीं रखते हैं। अंग्रेज़ी में हर लफ्ज़ इंडिविजुअल। तो स्पेलिंग की बहुत सी अंग्रेज़ी में अनारकी है, इसमें कोई हतमी स्पेलिंग नहीं है, और ए से लेकर जेड तक कोई भी लफ्ज़ किसी मकाम पर भी साइलेंट हो सकता है। ये तो मैंने इसकी बैकग्राउंड बताई कि ऐसा है, और कुछ जनरलाइजेशन है जो मुतालिया करने के बाद अखज़ होते हैं। मसलन आर को ले लें। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि आर क्या भला है, आर क्यों नहीं पढ़ा जाता। आर का सिंपली कायदा ये है कि आर अगर किसी लफ्ज़ के शुरू में आ जाए, रेड है, रेट है, रैबिट है, किसी लफ्ज़ के भी शुरू में आ जाए, तो आर को पढ़ा जाएगा, साइलेंट नहीं होगा। आर अगर फाइनल हो, जैसे वेजर, वाटर, तो इंडो यूरोपियन वॉवल रिडक्शन असूल के मुताबिक आखिरी जो आर है वो साइलेंट होगा, वो बिल्कुल नहीं बोला जाएगा, और उससे कबल जो वावल आ रहा है उसको शुआ की तरह पढ़ा जाएगा। जैसे वाटर है तो हम इसको कहेंगे वाटर, वाडा, वाडा। आ इंडेफिनिट साउंड है, यानी क्लियर नहीं है, बस जस्ट वाटर। दूसरा आर ये है कि आर के बाद आर अगर लास्ट पे आए वो तो साइलेंट होना ही होना है, लेकिन आर के बाद कोई कंसोनेंट आ जाए तो आर जो है थोड़ा सा वावल को हेल्प करेगा लॉन्ग करने में, लेकिन अपनी आवाज़ कभी भी नहीं देगा। जैसे कार्ड, CARD, कार्ड, आ की आवाज़ साउंड लॉन्ग हो रही है, लेकिन आर खुद अपनी आवाज़ नहीं दे रहा। कार्ट, CRT, चार्ट। तो आखिर पर अगर अकेला आर आए या आर प्लस कंसोनेंट आए, दोनों शक्लों में आर की आवाज़ नहीं पढ़ी जाती। अगर आर जो है दो वोवल के दरमियान घिर जाए, यानी आर से पहले भी कोई वावल हो और बाद में भी कोई हरूफ इल्लत या वावल हो, तो फिर आर की आवाज़ हर शक्ल में देगी। जैसे केयर है, CARE, क्या, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश क्या। लेकिन जब के रिंग ING लग जाएगा तो इंग का पहला लफ्ज़ जो है चूँकि वावल है, तो आर उसके साथ ऐड हो, जो आर से पहले ए है वो भी वावल है, तो आर जब दो वावल्स के दरमियान आया तो अब बोला जाएगा, अब हम इसको केयरिंग कहेंगे, हम इसको कैरिंग, यानी इसको अब साइलेंट नहीं कर सकते। इस तरह स्टेयर घूरना, इसको नहीं पढ़ेंगे आर, लेकिन जब ING लगेगा तो हम पढ़ेंगे स्टेयरिंग, स्टेयर। अब स्टेयर ER आ रहा है, तो जब असूल ये हुआ कि जब किसी लफ्ज़ के स्टार्ट में आ रहा है तो पढ़ा जाएगा, अगर एंड पे आए तो नहीं पढ़ा जाएगा, अगर बिटवीन द टू वोवल्स आर हो मौजूद तो उसको पढ़ा जाएगा। ये था। बाकी कहाँ कहाँ कैसे कैसे साइलेंट होगा वो एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, मैं वो भी रफ्ता रफ्ता आपके सामने लाऊंगा। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।